नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। 6 तारीख और 11 तारीख 2 चरणों में बिहार में चुनाव होने हैं। 14 तारीख को तकदीर का फैसला हो जाएगा कि आखिर बिहार की किस्मत किसके हाथ में है। लेकिन उससे पहले लगातार बिहार में राजनीतिक समीकरणों पर चर्चा हो रही है, लगातार मुलाकातों का दौर जारी है। ऐसे में एनडीए के लिहाज से एक बहुत बड़ी मुलाकात हुई। पिछले कुछ वक्त से लगातार चिराग पासवान की नाराजगी की बातें थी, लगातार ये चर्चाएं थी कि चिराग पासवान को उनके मनपसंद सीटें नहीं मिली, लेकिन आखिरकार 29 सीटें उनके खाते में गईं। अब चिराग पासवान और अमित शाह दोनों की मुलाकात हो गई है और इस मुलाकात के बाद चिराग पासवान ने जो मीडिया के कैमरों पर बाहर आकर बोला, उसके अब अलग अलग तरीके से मायने निकाले जा रहे हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन चिराग पासवान ने जिस तरीके से अपना समीकरण बैठाते हुए सीटों का ऐलान किया है, ये भी बिहार की राजनीति के लिहाज से अगर देखें तो बड़ा इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है। मेरे साथ मृत्युंजय शर्मा जी मौजूद हैं, जो लगातार बिहार में नजर बनाए हुए हैं। सर, सबसे पहले चिराग पासवान और अमित शाह के बीच मुलाकात हुई और ये मुलाकात बड़ी अहम मानी जा रही है। अगर बिहार के राजनीतिक समीकरण को समझने की कोशिश करें, किस तरीके से देख रहे हैं इस मुलाकात को? अभिषेक जी, अमित शाह जी पटना आए हुए हैं और जब कोई इतना बड़ा नेता पटना आता है और आपके राज्य में आता है तो जितने भी दल हैं, जितने भी बड़े नेता हैं, सब मिलने का प्रयास करते हैं, बात करने का प्रयास करते हैं। तो मुझे लगता है कि वैसे ही आप देखेंगे दूसरे दलों के जो भी नेता है उनकी भी मुलाकात हुई है अमित शाह जी से। और जब भाजपा के इतने बड़े नेता हैं और चिराग पासवान अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका मिलना किसी भी दो गठबंधन के दो ऐसे दलों का मिलना आप कह सकते हैं कि जो बहुत आपसी सामंजस्य बना के बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत सुखद है तस्वीर। उसके बाद उन्होंने बाहर आके जो वक्तव्य दिया कि किस प्रकार से एनडीए एक होकर चुनाव लड़ रहा है, किस प्रकार से वो चुनाव प्रचार की शुरुआत करने जा रहे हैं गोविंदपुर से, तो मेरे ख्याल से बहुत सुखद संकेत है पूरे एनडीए के लिए, जिस प्रकार से मुलाकात है और जिस प्रकार से उनका वक्तव्य भी आया उसके बाद। चिराग पासवान का सर बयान समझेंगे, एक बार दिखा देते हैं आंख पाओ, चिराग पासवान ने क्या कहा, एक बार बयान दिखाइए एक बार। बात बड़े छोटे खिलाड़ी की नहीं है, बात हर किसी के सामर्थ्य की है और ये बात शुरू से रखी गई थी कि जो जहां से जीतने की क्षमता रखता है उसको वहां से मौका मिलना चाहिए। और मैं तो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का मैं धन्यवाद कहूंगा विशेष तौर पर, जो बड़ा दिल दोनों दलों ने दिखाया है। दोनों दल कंपैरेटिवली बाकी हम लोग जितने हैं उनसे बड़े हैं, पर उसके बावजूद जिस तरीके से एडजस्टमेंट्स किए गए हैं, तमाम दलों को सम्मानजनक तरीके से उनका गठबंधन में समावेश करने का, मुझे लगता है यही गठबंधन की सोच होनी चाहिए कि कैसे एक दूसरे को साथ लेते हुए गठबंधन को और मजबूत किया जाए। मेरा लक्ष्य बिल्कुल वही रहेगा कि 100% स्ट्राइक रेट रहे। फिगर क्या हो सकता है? काफी चीजों पे चर्चा हुई है कि आने वाले दिनों में कैसे कैंपेन का स्वरूप और बिना किसी दूसरे के फॉल्स नैरेटिव में उलझे हुए सिर्फ विकास के नैरेटिव को लेकर चलना है। 2024 में हम लोगों ने देखा कई अलग अलग विषयों को लेकर भ्रमित करने का कार्य किया गया, कभी संविधान, आरक्षण, विभिन्न तरीके की बातें, पर बिना किसी गलत नैरेटिव में उलझे हुए सिर्फ विकास का नैरेटिव होना चाहिए। बिहार में कैसे आने वाले दिनों में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर हम लोग उत्पन्न करेंगे, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यहाँ पे किया जाएगा, शिक्षा स्वास्थ्य को कैसे यहाँ पे बेहतर किया जाएगा और मौजूदा योजनाओं के तहत जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स है कैसे उसको और सशक्त किया जाएगा, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा। सर, देखा आपने किस तरीके से चिराग पासवान बिल्कुल खुश नजर आ रहे हैं। अब तो रोजगार की बात कर रहे हैं, बिहार की तरक्की की बात कर रहे हैं, कोई नाराजगी उनके चेहरे पे नहीं है, साफ तौर पर समझा जा सकता है। मुलाकात के मायने मतलब जो पूरी नाराजगी थी अंदर की वो खत्म है? नहीं, मुझे नहीं लगता अभिषेक जी किसी भी पॉइंट पे नाराजगी थी। हाँ। देखिए, जब सीटों की बातचीत का दौर चलता रहता है तो 5 दल है, आप समझ लीजिए पूरे गठबंधन में, और पांचों दल को खुश करना और ना सिर्फ संख्या के लिहाज से खुश करना बल्कि कौन सी सीटें किसको जानी चाहिए उसको एडजस्ट करना एक बहुत मैसिव एक्सरसाइज होता है। तो उसके दौरान हो सकता है कि जितने भी दल है ये भी चाहते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले, ज्यादा से ज्यादा विनेबल सीटें मिले, तो वो चलता ही रहता है बातचीतों का दौर। लेकिन किसी भी दौरान आप पूरे एनडीए के घटक दलों के बातचीत के दौरान देखिए कितने सामंजस्य के साथ सारी सीटें आई, सभी ने ट्विटर पे डिक्लेयर किया कि ये फाइनल हमारी सीटें हैं, सबकी सीटें
डिसाइड हो गई, सबने अपने कैंडिडेट्स डिक्लेयर कर दिए, समय पे नॉमिनेशन हो गया। इनफैक्ट बहुत सारे छोटे छोटे एडजस्टमेंट करने के लिए पार्टी के सारे नेता एक साथ आए। आपने देखा चिराग पासवान ने किस तरह से कहा कि भाजपा और जेडीयू ने बड़ा दिल दिखाया है। आप देख लीजिए, एलजेपी के 2 सीटों पे थोड़ा सा डिबेट हो रहा था, तो वहां पे कैंडिडेट्स बीजेपी के हैं और सिंबल एलजेपी का है। इस तरह के कॉम्बिनेशंस बनाए गए। तो हर वो छोटी चीज जो करके सारे गठबंधन दलों को सम्मानजनक रूप से शामिल करके एक साथ चुनाव लड़ने की जो बात की जाती है, वो एनडीए ने किया है। और लोजपा एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक दल है, देखिए पूरे एनडीए का। एक बहुत पुरानी पार्टी रही है, एक ऐसी पार्टी रही है जिसका इतिहास में तो आप देखेंगे कि एक जाति विशेष में पासवानों में बहुत सपोर्ट था। चिराग पासवान जब से आए उन्होंने युवाओं पे बहुत फोकस किया है, दूसरी जातियों पे फोकस किया है, और इसी का परिणाम है कि उनका टिकट डिस्ट्रीब्यूशन भी देखिए। 29 उम्मीदवार जो उन्होंने उतारे, उसमें सिर्फ 4 टिकट उन्होंने अपनी जाति के यानी पासवानों को दिया है, बाकी सारी टिकटें उन्होंने नॉन पासवान को दिया है। तो इससे भी दिखता है कि किस प्रकार से विनेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, कास्ट के आगे जाके काम करना इंपॉर्टेंट है। बात भी कर रहे हैं तो विकास की बात कर रहे हैं, बोल रहे इधर उधर की हमें बात ही नहीं करनी। तो बहुत सुखद संकेत है पूरे इंडिया के लिए, मुझे लगता है। आपने सर सीटों की बात करी, जो सीटें उन्होंने बंटवारा किया है। राजपूत समाज को 5, यादव को 5, पासवान बिल्कुल सही कहा आपने 4 और भूमियार 4, बाकी एक एक सीटें हैं अदर कास्ट को। किस तरीके से देख रहे हैं जिस तरीके से चिराग पासवान ने अपनी सीटों को बांटा है? मैं वही कह रहा हूं, आप इस कॉम्बिनेशन को देख के ही बता सकते हैं। इस कॉम्बिनेशन को देख के कोई नहीं कहेगा कि ये जाति विशेष की पार्टी है। इसमें आप देखिए, फॉरवर्ड्स को भी टिकट है, ओबीसी को भी टिकट है, दलित्स को भी टिकट है, माइनॉरिटी को भी एक टिकट दिया। तो उस हिसाब से एक बहुत समावेशी उन्होंने एग्जाम्पल सेट किया है। और जो एक प्रकार का वो साया था, एक प्रकार का जो टैग लगा होता था कि एलजेपी जो पार्टी है पासवानों की पार्टी है, उससे उसको आगे लेके जा रहे हो। मुझे लगता है बहुत सुखद संकेत है एलजेपी के लिए भी, चिराग पासवान के लिए और पूरे एनडीए के लिए, जिस प्रकार का टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है और जैसा तालमेल उन्होंने एनडीए के अंदर दिखाया है। सर, जिस तरीके से यादवों को 5 सीटें दी गई हैं और आपको पता है तेजस्वी लगातार यादवों के वोटों को बटोरने की कोशिश करते हैं, क्या लगता है कि ये एक बहुत बड़ा तीर निशाने पर लगाया है चिराग पासवान ने? नहीं, अभिषेक जी देखिए, ऐसा ये मानना गलत होगा कि जितने भी यादव हैं वो आरजेडी को वोट देते हैं। बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे मैं एग्जांपल्स, बीजेपी में इतने सारे लीडर्स आपको गिना सकता हूं जो यादव समाज से आते हैं और बहुत बड़े लीडर्स। इसी प्रकार से हर एक पार्टी में आपको मिलेंगे। और दूसरा, कभी ये सोच के, बहुत अच्छा इन्होंने किया, कभी ये सोच के नहीं चल रहे कि ये जाति विशेष कम वोट देंगे, ज्यादा देंगे, सबका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। जो एक्चुअल में हम बात करते हैं कि जिसकी जितनी संख्या है उतना प्रतिनिधित्व मिले, तो एक एग्जाम्पल उन्होंने आगे बढ़कर के दिखाया। और मुझे लगता है इससे एक बहुत पॉजिटिव एग्जाम्पल भी जाता है कि, और दूसरा एक तरफ आप देखेंगे कि हो सकता है, मैं मानता हूं 90 के दशक में या 2000 के दशक में शुरुआत के दिनों में वो एकाधिपत्य था आरजेडी का यादव वोटों पे, लेकिन वो भी डिसइल्यूजन हुए हैं। देखिए पिछले 10-15 वर्षों में उनको दिखता है कि इतने वर्षों तक इस एक पार्टी का सपोर्टर बेस होने के बावजूद अगर फायदा भी हुआ है तो उस जाति के में भी 100 लोगों को या 100 परिवारों को, बाकी पूरी की पूरी जाति आज वही की वही रह गई है और सिर्फ जाति के नाम पर हम वोट देते हैं। और इसलिए बहुत सारे ऐसे पॉकेट्स हैं, बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पर आप देखेंगे कि यादव वोटर्स भी बीजेपी को वोट देते हैं, जेडीयू को वोट देते हैं, एलजेपी को वोट देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नीतीश कुमार ने भी बड़ी संख्या में यादवों को टिकट दिया। जाहिर तौर पर इससे साधना, मतलब बिहार के चुनाव की रणनीति के लिहाज से देखें तो यादव वोटर्स को साधने के लिए बहुत बड़ी ये, अगर एनडीए के लिहाज से हम देखें तो बहुत ज्यादा टिकट दिए गए हैं। लेकिन सर, अभी चिराग पासवान ने एक बात कही, उनसे पूछा गया स्ट्राइक रेट को लेकर, उन्होंने कहा कि इस बार स्ट्राइक रेट 100% रहेगा। इस कॉन्फिडेंस को कैसे देख रहे हैं? नहीं, हर एक पार्टी यही कोशिश करती है अभिषेक जी, और एलजेपी नहीं एक इंपॉर्टेंट पार्टी। देखिए 2005 के चुनाव में आपको याद होगा एलजेपी 29 सीटें जीत के आई थी फरवरी 2005 के चुनाव में। तो ऐसा नहीं है कि बहुत इंसिग्निफिकेंट पार्टी है और कोई बहुत बड़ी बात कर रही, ऐसा नहीं कर रही कि हम 100 सीटें जीत जाएंगे। तो 29 में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीते, ये उनका प्रयास रहेगा। दूसरा, आप देखिए जो सीटों का बंटवारा भी हुआ इसी प्रकार से एनडीए में हुआ है कि जो जिसका स्ट्रेंथ एरिया है, जिसके पास वहां पे ज्यादा अच्छा कैंडिडेट है, मजबूत कैंडिडेट है, उसको टिकट दिया गया। तो ऐसे भी देखिए कि 29 सीट पे सिर्फ एलजेपी नहीं लड़ रही है, एनडीए लड़ रही है। तो उनके किसी एक कैंडिडेट को बीजेपी वाले भी वोट देंगे, जदयू वाले भी देंगे, रालोसपा वाले भी देंगे, हम वाले भी देंगे। तो इस तरह से स्ट्राइक रेट तो बेहतर रहेगा, इसमें बहुत डाउट नहीं है। अब 100% रहेगा, 90-80 रहेगा, उस पर ठीक है डिबेट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल डिबेट हो सकता है। लेकिन जाहिर तौर पर चिराग पासवान के चेहरे की हंसी ये बताती है कि बिहार में अब सब कुछ सॉल्व हो चुका है और सब कुछ
सही है। खैर, आपका चिराग पासवान को लेकर क्या कहना है? जिस तरीके से अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई है और एक जोश में नजर आ रहे हैं कि पूरे उम्मीद के साथ, जोश के साथ मैदान में उतरेंगे, तरक्की की बातें अब कर रहे हैं, बिहार के युवाओं को रोजगार की बातें वो कर रहे हैं, 100% स्ट्राइक रेट की बातें वो कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पर इसका असर बिहार के चुनावों में देखने को मिलेगा। आपका चिराग पासवान के इस बयान पर क्या कहना है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।